Hello and namaste to everyone. I am Yash. I am an BA undergraduating student with majors in political science. I welcome you all once again to the page of the Constitution Conqueror. The Constitution Conqueror, after a long period, has brought a new video which contains the pivotal information about the making of the Indian Constitution. In today's video, we will be talking about the historical underpinnings of the Indian Constitution. हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस टॉपिक के अंदर आता है फर्स्ट द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, सेकंड द इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909, थर्ड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, फोर्थ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड फिफ्थ द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। A. The Regulating Act of 1773. This act was of great constitutional importance as it was the first step taken by the British government to control and regulate the affairs of the East India Company. It recognized for the first time the administrative and the political functions of the company. यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने ये एक्ट बना के, ये एक्ट मतलब कौन सा एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 बना के पहली बार जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो फंक्शन है, जो उसे ईस्ट इंडिया कंपनी को जो फंक्शन परफॉर्म करना है इंडिया में, उस वो उनका जो फंक्शन वो स्मूथली परफॉर्म कर पाए, इस उद्देश्य से रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 उन्होंने बनाया। दूसरा महत्वपूर्ण काम इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया कि जो कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटिव और जो पॉलिटिकल फंक्शन थे उन्हें वो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिफ्रेंशिएट कर दिया। जो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल फंक्शन थे कंपनी के, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी के वाया रूल एस्टैब्लिश करना चाहती थी इंडिया में। जो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल फंक्शंस थे उन्हें उन्होंने डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब आते हैं मेन फीचर्स ऑफ दिस एक्ट आर एज फॉलोज। फर्स्ट, it designated the governor of Bengal as the Governor General of Bengal and created an executive council of 4 members to assist him. The first Governor General was Lord Warren Hastings. तो सबसे पहली बात कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल है उस गवर्नर को उन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया, यानी कि जो गवर्नर बंगाल का जो गवर्नर है उसकी उन्होंने पद बढ़ा दिया और उस पद को उन्होंने नाम दिया कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और वो ही सेंटर हो गया बाद में पूरे इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल करने के लिए। तो ऐसा पहला जो गवर्नर जनरल था वो उसका नाम लॉर्ड वैरन हेस्टिंग था, जिसका फोटो आप नीचे देख सकते हो। और जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था, यानी कि जो कार्यकारिणी सभा थी, उसमें उन्होंने 4 मेंबर्स ऐड कर दिए जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को असिस्ट कर सके, जो गवर्नर जनरल को मदद कर सके। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इट मेड द गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी सबऑर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अनलाइक अर्लियर व्हेन द 3 प्रेसिडेंसीज वर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर। पहला कैसे होता था कि जो बॉम्बे और मद्रास और बंगाल ये 3 अलग अलग प्रेसिडेंसीज थी, ये अलग अलग प्रोविंशियल स्टेट्स थे, मगर अभी उन्हें मर्ज कर दिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, और जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसे सुप्रीम बना दिया गया और जो बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर्स थे उन्हें सबऑर्डिनेट बना दिया गया। नेक्स्ट आता है कि इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाता in the year 1774 comprising of 1 chief justice and 3 judges। मतलब आज का जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसकी हिस्ट्री ये रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में ट्रेस की जा सकती है, मगर आज का जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो दिल्ली में है, और जो उस समय का जो सुप्रीम कोर्ट था वो कलकत्ता में था, और वो उसकी स्थापना 1774 में बनाई गई, और उस सुप्रीम कोर्ट में 1 चीफ जस्टिस और 3 जजेस थे उस चीफ जस्टिस को हेल्प करने के लिए। The Indian Council Act of 1909. This act is also known as the Morley-Minto Reforms. Lord Morley was the then Secretary of State for India and Lord Minto was the then Viceroy of India. Indian Council Act
ऑफ 1909 को मॉर्ले मोंटो रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। लॉर्ड मॉर्ले जो थे वो इंडियन स्टेट के सेक्रेटरी थे और जो लॉर्ड मिंटो थे वो इंडिया के विसरॉय थे। Now coming to the features of this act, the features of this act are as follows. First, there was an increase in the size of the legislative council, both central and the provincial. The number of the members in the central legislative council was raised from 16 to 60. The number of the members in the provincial legislative council was not uniform. यानी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी एट बोथ सेंटर में भी और प्रोविंसेस में भी, जो प्रोविंसेस थे, प्रोविंसेस लाइक बॉम्बे, मद्रास, बंगाल, उन प्रोविंसेस में भी जो सीट्स थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के उसके नंबर बढ़ाए गए। और जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, जो एक सुप्रीम काउंसिल थी, वो पहले 16 थी, उसके बाद में वो बढ़ा के 60 कर दी गई। सेकेंड आता है, इट एनलार्ज द डेलिबरेटिव फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल एट बोथ लेवल्स. द मेंबर्स वर अलाउड टू आस्क द सप्लीमेंटरी क्वेश्चंस, मूव रेजोल्यूशंस ऑन द बजट एंड सो ऑन. जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो फंक्शन था उसे उन्होंने एक्सपांड कर दिया. अब जो मेंबर्स थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के, उन्हें ये राइट दिया गया कि कोई भी ब्रिटिश गवर्नमेंट अगर कोई नया एक्ट बना रही है या कोई बिल पे डिस्कशन कर रही है तो उस बिल पे या उस एक्ट पे जो मेंबर्स है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं. एंड इवन जो बजट ब्रिटिश गवर्नमेंट पास करने जा रही है या बजट के ऊपर जो भी डिस्कशन हो रहा है उस पर भी जो मेंबर्स है उन्हें पावर दिया गया कि दे कैन स्पीक ऑन द बजट टू. नेक्स्ट आता है, इट प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द एसोसिएशन ऑफ द इंडियंस विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द विसरॉय एंड द गवर्नर्स. यानी इंडियंस को ये ग्रांट कर दिया गया कि जो विसरॉय है और जो गवर्नर्स है उनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, अभी विसरॉय और गवर्नर्स ये दोनों एग्जीक्यूटिव बॉडी हो गए ब्रिटिश गवर्नमेंट के, वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस खुद हेल्प कर सकते हैं. उसके बाद आता है कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा was the first Indian to join the Viceroy's Executive Council. He was appointed as the law member. जो हमारे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा है जिनका फोटो हमने दिया गया है, वो उन्होंने विसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल ज्वाइन की और वो फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने विसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल ज्वाइन की और वो लॉ मेंबर थे वहाँ के, वो लॉ असिस्टेंट थे. नेक्स्ट एस्पेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 का. वो एस्पेक्ट को एकदम कॉमन टर्म्स में सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम कहा जाता है. इट वॉज इंस्पायर्ड बाय द आइडिया ऑफ बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना हु वॉज द लीडर ऑफ द मुस्लिम लीग एंड वॉज एडवोकेटिंग द आइडिया ऑफ द सेपरेट इलेक्टोरेट. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 इंट्रोड्यूस्ड a system of communal representation for the Muslims by accepting the separate electorate. Under this act, the Muslim members were to be elected only by the Muslim voters. Thus, this act legalized communalism and Lord Minto came to be known as the father of the communal electorate. However, there were criticisms and opposed to the separate electorate system. They advocated that the separate electorate system was introduced to divide Indian society on the basis of the religion, and the British enhancing the religious polarization which will create the threat to the Indian independence movement. सादी भाषा और सरल भाषा में कहा जाए तो मोहम्मद अली जिन्ना जो बैरिस्टर थे और वो मुस्लिम लीग के एक बहुत जाने माने लीडर थे, वो कम्युनल पॉलिटिक्स प्ले करते थे. कम्युनल और कम्युनिस्ट ये दो अलग अलग शब्द है. कम्युनल मीन्स धर्म पे आधारित राजनीति और कम्युनिस्ट मीन्स पूंजी पे आधारित राजनीति. तो बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो कम्युनल पॉलिटिशियन थे, वो धर्म की राजनीति करते थे. और ये जो 1909 का एक्ट जो है, उस एक्ट ने सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया. अभी सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम मतलब मुस्लिम जो मेंबर्स, अगर कोई मुस्लिम कैंडिडेट होगा तो उसे सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोटर्स ही वोट कर सकते हैं और बाकी कोई नहीं वोट कर सकता. इसे कहते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम. हालांकि वो सिस्टम एक गलत सिस्टम थी क्योंकि राइट टू वोट वाज द राइट ऑफ एवरी इंडियन. हालांकि ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1909 का, उसने कम्युनलिज्म को लीगलाइज कर दिया और लॉर्ड मिंटो
इन्हें लोग फादर ऑफ द कम्युनल इलेक्टोरेट कहने लगे। इस कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम या सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम को बहुत लोगों ने विरोध भी किया। उनका मेन विरोध इस मुद्दे पे था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट फिर से डिवाइड एंड रूल की राजनीति करना चाहती है और ब्रिटिश गवर्नमेंट फिर से रिलीजियस पोलराइजेशन करना चाहती है, जो रिलीजियस पोलराइजेशन इंडिया के इंडिपेंडेंस मूवमेंट को बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि इंडियंस वर ऑलरेडी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन। रिलीजन वॉज द अल्टीमेट सेंटिमेंट of the Indians to divide them quickly. जो नेक्स्ट महत्वपूर्ण एक्ट आता है उस एक्ट का नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। पहले तो इसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लेते हैं। ऑन अगस्त 20, 1917 द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम दैट इट्स ऑब्जेक्टिव was the gradual introduction of the responsible government in India. It also commonly known as the Montagu and Chelmsford Reform. यानी अगस्त 20, 1917 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि उनका मेन इंटेंशन है ये इंडिया में एक स्टेबल गवर्नमेंट लाना, ये मेन इंटेंशन है। और इस एक्ट को कॉमनली मोंटेगू और क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है। आप पढ़ते हैं इसके मेन की फीचर्स। इट रिलैक्स द सेंट्रल कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस बाय डिमार्केटिंग एंड सेपरेटिंग द सेंट्रल एंड द लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट। हाउएवर द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट वाज स्टिल सेंट्रलाइज्ड एंड यूनिटरी। इट फर्दर डिवाइडेड द प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स इनटू टू पार्ट्स, ट्रांसफर सब्जेक्ट्स एंड रिजर्व सब्जेक्ट्स। यानी इस एक्ट ने जो सेंटर का कंट्रोल था पूरे देश पे उसे सबऑर्डिनेट कर दिया और उसे रिलैक्स कर दिया, और जो सेंट्रल और जो लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स थे उसे अलग अलग कर दिया। और इस एक्ट ने जो प्रोविंसेस थे, प्रोविंसेस फॉर एग्जांपल मद्रास प्रोविंस, बंगाल प्रोविंस, फॉर एग्जांपल द प्रोविंस ऑफ बॉम्बे प्रोविंस, उन प्रोविंसेस के जो सब्जेक्ट्स थे, सब्जेक्ट्स यानी फंक्शंस, उसे डिवाइड कर दिया दो पार्ट्स में, ट्रांसफर सब्जेक्ट्स और रिजर्व सब्जेक्ट्स। Now what is the meaning of transfer subjects and reserve subjects? So the transfer subjects are the subjects which are to be administered by the governor with the aid of the ministries responsible for the legislative council. जो ट्रांसफर सब्जेक्ट्स थे उससे एडमिनिस्टर करने की जिम्मेदारी गवर्नर की थी, पर गवर्नर को मिनिस्टर्स से सलाह मशवरत करना ज़रूरी था। और जो रिजर्व सब्जेक्ट्स है were to be administered by the governor and his executive council without holding the legislative or the legislative council responsible। यानी जो रिजर्व सब्जेक्ट थे वो एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी थे ट्रांसफर सब्जेक्ट्स के। इसमें गवर्नर और जो गवर्नर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसे ये फंक्शंस परफॉर्म करने थे, और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वो इस फंक्शंस में इंटरफेयर नहीं कर सकती। इसके फीचर्स पढ़ते हैं। द इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम बाइकैमेरियल लेजिस्लेचर एंड द डायरेक्ट इलेक्शंस इन द कंट्री। द बाइकैमेरियल लेजिस्लेचर comprises of the upper house known as the councils of the state and the lower house known as the legislative assembly. It extended the principle of the communal representation by providing the separate electorates for Sikhs, Indian Christians, Anglo-Indians and the Europeans. It also provided for the establishment of a public service commission. Hence, a central public service commission was set up in the year 1926. तो सबसे पहला फीचर जो इस गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1919 का जो है वो फीचर है कि बाइकैमेरियल लेजिस्लेचर इसने एस्टैब्लिश किया। बाइकैमेरियल लेजिस्लेचर आज भी हमारे इंडियन गवर्नेंस में बाइकैमेरियल लेजिस्लेचर हमें दिखाई देता है। अब बाइकैमेरियल लेजिस्लेचर क्या है? अभी जो हम कॉमन टर्म्स जिसे यूज़ करते हैं, लोकसभा में हम रिप्रेजेंटेटिव्स को डायरेक्ट वोट करते हैं, और जो होता है राज्यसभा वहाँ पे हमारा इनडायरेक्ट वोट होता है रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल को। दोनों जगह पर भी रिप्रेजेंटेटिव्स है, मगर जो लोअर हाउस है जिसे लोकसभा बोलते हैं उसमें हमारा डायरेक्ट वोट है, और वेरएज जो अपर हाउस है जो राज्यसभा है उसमें हमारा इनडायरेक्ट वोट जाता है।
रिप्रेजेंटेटिव को। तो आज का जो बाइकैमरियल लेजिस्लेचर सिस्टम है वो उस ज़माने में 1919 के एक्ट के वजह से ही बना हुआ है। सेकंड इसका फीचर आता है कि इसने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का एस्टैब्लिशमेंट किया। जो सिख कम्युनिटी थी, यानी हमारे जो पंजाब रीजन और जो अफ़गान पंजाब रीजन हो गया, फिर उसके बाद में दिल्ली पंजाब रीजन हो गया, वहाँ के जो सिख कम्युनिटी थी वहाँ को वहाँ के कम्युनिटी को उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट ग्रांट किया, और जो इंडियन क्रिश्चियंस थे, एंग्लो इंडियंस थे और जो यूरोपियंस थे उन्हें स्पेशली सेपरेट रिप्रेजेंटेशन का मौका दिया। आज भी हम देखते हैं कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 333 आर्टिकल में एंग्लो इंडियंस के लिए रिजर्वेशन दिया गया है, और वो लोकसभा में रिजर्वेशन है। और उसके बाद में हम आते हैं कि जो सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन है, यानी कि आज का जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसकी एस्टैब्लिशमेंट 1926 में इस एक्ट के वजह से हुई। यानी आज के जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स बन रहे हैं वो इस एक्ट के वजह से, इस एक्ट ने सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन एस्टैब्लिश किया। उसका ही अब आगे जाके अमेंडमेंट और थोड़ा चेंज होके स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस बनने लगे। हर एक स्टेट के अलग अलग पब्लिक सर्विस कमीशन बनने लगे। उसके बाद में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बना। तो पब्लिक सर्विस कमीशन का एस्टैब्लिशमेंट गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1919 ने करवाया। The Government of India Act 1935 key features. It provided for the establishment of an all India federation consisting of the provinces and the princely states as the unit. The act divided the powers between the center and the units in terms of three lists: federal list for the center with the 59 subjects, provincial list for the provinces with the 54 subjects, and the concurrent list for both with 36 subjects. It abolished the diarchy in the provinces and introduced the provincial autonomy. The provinces were allowed to act as the autonomous unit of the administration in their defined spheres. It also abolished the Councils of India established by the Government of India Act 1858. The Secretary of India was provided with the team of the advisors. It extended the franchisee of about 10% to the total population. It provided for the establishment of the Reserve Bank of India to control the currency and the credit of the country. It also provided for the establishment of the Federal Court, which was set up in the year 1937. यानी कि इस एक्ट के वजह से, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के वजह से ऑल इंडिया फेडरेशन यानी जो फेडरल सिस्टम थी उसकी शुरुआत हुई, और जो सेंटर था और जो प्रोविंसेस था उनके फंक्शंस इन्होंने बाइफरकेट किए। उन्होंने 3 लिस्ट बनाई। फर्स्ट फेडरल लिस्ट जो सेंटर के लिए थी उसमें 59 फंक्शंस यानी 59 सब्जेक्ट्स थे। प्रोविंशियल लिस्ट जो हर एक प्रोविंस के लिए थी उसमें 54 सब्जेक्ट्स थे, और जो कॉन्करेंट लिस्ट थी वो दोनों के लिए थी, सेंटर और प्रोविंस के लिए। सेंटर और प्रोविंस आपसी समझौते से इन 36 सब्जेक्ट्स पे काम कर सकती है। उन्होंने जो डायर की सिस्टम थी उस डायर के सिस्टम को एबॉलिश किया। डायर के सिस्टम यानी जो पहले की सिस्टम थी, जो प्रोविंसेस को ट्रांसफर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट्स थे वो सब्जेक्ट्स उन्होंने हटा दिया और प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दे दी। अब प्रोविंसेस अपने मर्जी से काम कर सकते हैं, ऐसा इस एक्ट में उन्होंने घोषित किया। उसके बाद जो काउंसिल ऑफ इंडिया थी, जो गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1858 से बनी थी, उसे भी इन्होंने एबॉलिश किया, और जो इंडिया का सेक्रेटरी था उसे एडवाइजरी बोर्ड दिया गया जो उसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में एडवाइस कर सके। और जो पहले जो रेस्ट्रिक्टेड वोट राइट टू वोट था कि खाली पूंजीपतियों को, खाली जिनके पास अच्छी लैंड है, जो अच्छा टैक्स पेयर है, उनको जो राइट टू वोट था वो एक्सपांड कर दिया गया, और जो इंडिया की टोटल पॉपुलेशन है उसमें से 10% ऑफ द पॉपुलेशन को राइट टू वोट दिया गया। उसके बाद में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसकी भी एस्टैब्लिशमेंट इसी एक्ट के वजह से हुई। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश में करेंसी रिलेटेड और बिजनेस और ट्रेड रिलेटेड और इकोनॉमी रिलेटेड सारे डिसीजंस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के कंसल्ट और एड, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को एड
करने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। उसके बाद में जो फेडरल कोर्ट थे, आज के जो हमारे हाई कोर्ट्स है, अलग अलग स्टेट के हाई कोर्ट्स है, बॉम्बे हाई कोर्ट है, मद्रास हाई कोर्ट, सॉरी बॉम्बे हाई कोर्ट है, उसके बाद में गुजरात हाई कोर्ट है, उसके बाद में अ, मद्रास हाई कोर्ट है। इन हाई कोर्ट्स के एस्टैब्लिशमेंट 1937 के एक्ट की वजह से हुई। आप सबसे आखिर में आते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। इस एक्ट के फीचर्स पढ़ने से पहला हमें इस एक्ट का बैकग्राउंड पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस एक्ट का बैकग्राउंड है, ऑन February 20, 1947 द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटले डिक्लेयर्ड दैट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड एंड by the June 30, 1948. The Muslim League started agitating against the announcement and demanded for the separate state. On June 3, 1947, the Lord Mountbatten, the Viceroy of the India, introduced the partition plan, which is also known as the Mountbatten Plan. This plan was accepted by the Congress and the Muslim League. Immediately after it, the Indian Independence Act of 1947 was enacted. The British government made it clear that any constitution framed by the Constituent Assembly of India formed in 1946 cannot apply to those part of the country which are unwilling to accept it. यानी February 20, 1947 को जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे क्लेमेंट एटले, उन्होंने भारत को इंडिपेंडेंस देने का डिक्लेयर किया और तुरंत ही June 30, 1948 में मुस्लिम लीग इन्होंने एजिटेशन और प्रोटेस्ट स्टार्ट किया इस अनाउंसमेंट के लिए। और मुस्लिम लीग की ये डिमांड थी कि हमें इंडिया के साथ नहीं रहना है और हमें मुस्लिम के राइट्स और मुस्लिम के कंसर्न्स के लिए हमें एक सेपरेट स्टेट बनाना है। उसी वजह से June 3, 1947 को लॉर्ड माउंटबैटन जो इंडिया के वाइसरॉय थे, उन्होंने इंडिया के पार्टीशन का प्लान तैयार किया और उस प्लान को हम कॉमनली माउंटबैटन प्लान भी बोलते हैं। और इस प्लान को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट किया और इसके तुरंत बाद ही इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ये एस्टैब्लिश हुआ इंडिया में। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी ये साफ साफ कह दिया था कि अगर कोई प्रांत है या कोई एरिया है या अगर कोई प्रोविंस है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट नहीं करती है, तो हमें उस प्रोविंस को या उस प्रांत को हमें वक्त देना चाहिए और उन्हें हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इम्पोर्टेंस समझाने के बाद ही उसका इम्प्लीमेंटेशन करवाना चाहिए। द की फीचर्स ऑफ द Indian Independence Act 1947. It ended the British rule in India and declared India as an independent and a sovereign state from August 1947. It provided for the partition of India and creation of the independent dominions of India and Pakistan with the right to secede from the British Commonwealth. It empowered the constituent assemblies of the two domains to frame and adopt any constitution for their respective nations and to repeal any act of the British Parliament, including the Indian Independence Act of 1947. It also proclaimed the lapse of the British paramountcy over the Indian princely state and trade relation with the tribal areas. At the stroke of the midnight of the 14th and 15th August 1947, the British rule came to an end and the power was transferred to the two new independent nations of India and Pakistan. यानी इस एक्ट ने इंडिया को ब्रिटिश रूल से आज़ाद किया और जो इंडिया थी कंट्री, उसे ब्रिटिश रूल से आज़ाद करने की घोषणा की। सेकेंड काम इन्होंने ये किया कि जो इंडिया थी और जो मुस्लिम लीग डिमांड कर रही थी टू पार्टीशन फ्रॉम इंडिया ऑन द बेसिस फॉर प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी, तो इस एक्ट ने इंडिया को और पाकिस्तान को दो अलग अलग डोमिनियंस बना दिए और इंडिया को और पाकिस्तान को इंडिया से अलग करवा दिया। और बोथ द कंट्रीज, इन्होंने इंडिया को और पाकिस्तान को भी ये राइट दे दिया गया कि उन्हें ब्रिटिश कॉमनवेल्थ थी उसमें उन्हें आगे कंटिन्यू करना है या उन्हें डिसकंटिन्यू करना है। इसके पूरे डिस्क्रिप्शन उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान पे छोड़ दिए। सेकंड, इन्होंने काम ये किया कि इन्होंने दोनों भी
देश के जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे, संविधान सभा थे, उन्हें राइट दिया कि अपने अपने देश के लिए वो संविधान बनाए, और उन्हें ये भी राइट दिया कि वो अभी तक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जितने भी एक्ट्स और रूल्स और रेगुलेशंस बनाए थे उसे वो रिपील कर सकते हैं, उसे वो अमेंड कर सकते हैं, और इंक्लूडिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को भी वो अमेंड और रिपील कर सकते हैं। ऐसी डिस्क्रिशनरी पावर्स इस एक्ट ने बोथ दी कंट्रीज़ को दिए, और जो ब्रिटिश रूल था इंडिया पे वो लैप्स हो गया, और बोथ दी कंट्रीज़, इंडिया को 14 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस मिला और पाकिस्तान को 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस मिला। और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने उनकी पावर इंडिया को और पाकिस्तान, इन दोनों अलग अलग देशों को, सेपरेट देशों को ट्रांसफ़र कर दी। Thanks for watching this video till and stay connected for more such informative videos, and please do like, share, comment, subscribe and follow to Constitution Conquerors.